हेलो, अभी तक तुमने बोर्ड ही नहीं चलाया यार। हेलो, चल गया चल गया। गुड आफ्टरनून। और कैसे, ठीक? पंचभुजाकार विधि में घर पे प्रैक्टिस करता है कोई? कौन घर पे जाकर के एक बार उसने ट्राई किया होगा किसी ने? पंचभुजाकार विधि कैसे? कॉपी दिखाओ, कहाँ घर पे कोशिश की? घर पे आपने कहा इस पंचभुजाकार विधि की कोशिश करें? ये तो यही क्या है कल वाला। चलो ठीक, सबको घर पे कोशिश करनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, तुम आज दिखा रहे हो जो दिख रहा है यहाँ। नहीं? चलो कोई बात नहीं। अगर तुमने कोशिश करी ईमानदारी तो अच्छी बात है। कोशिश करने वाले आदमी एक्चुअली क्या जीत जाते। मेहनत करने वालों की ही नहीं, मेहनत करने वालों का ही विकास हो। मेहनत करने वालों का ही विकास होता है। खाली देखने वालों का तो कुछ नहीं होता। ये कोई लाइन याद ही नहीं आई आगे। मेहनत करने वालों का ही विकास होता है, और जो खाली देखते रहते हैं उनको तो खाली सफलता का एहसास होता है, बस उनको कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ खास बात नहीं थी इसमें। एक विधि देखो, पंचभुजाकार विधि कल हम पढ़ रहे थे। कोई किसान है, वो दूरी पे पौधे लगा रहा 7x7। कितनी दूरी पे? 7x7 दूरी है, और 1 हेक्टर में कितने एरिया में? 1 हेक्टर में। तो कल हम पौधे जो ज्ञात करने का हमने तरीका सीखा पंचभुजाकार विधि में, तो 7x7 में मुख्य पौधे कितने लगेंगे? मेन प्लांट तो 204 पौधे तो हमने वर्गाकार में ही निकाल लिए थे। अब अपने को चाहिए फिलर प्लांट। क्या चाहिए? तो फिलर प्लांट हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि कल हम बात कर रहे थे। कोई भी खेत 100 मीटर तो चौड़ा है, 100 मीटर कोई खेत लंबा है, तो हम 100 के अंदर 7 का लगाएंगे भाग। तो 100 मीटर जब हम 100 मीटर में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 के अंदर आप 7 का लगाओ, 7 एकम 7। तो 100 के अंदर 7 का भाग लगाया तो आया 7 एकम 7 और 3 0। 7 चौक 28, 28 बचे तो 2.0, तो 14.2 आ गए। लेकिन पॉइंट में अपने नहीं चाहिए डेटा, तो 14 माइनस 1 इंटू 14 माइनस 1, 13 इंटू 13 बराबर 169 प्लस 204। 9 और 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 1 6 और 1 7 होता है, और 3 होता है। 373 पौधे किस किस के आगे? बस ये अगर आपके समझ में आ गया तो कोई ज्यादा लोड नहीं, इसको लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, अगली विधि। अगली विधि लिखो षटभुजाकार विधि। ये उदाहरण अगर किसी को लिखना है 7x7 वाला तो लिख सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ो। मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इफ एनीबडी वांट्स टू राइट ही कैन राइट, और नहीं लिखना है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, कितने पौधे आए बता? कितने आए इसमें आए? तुमने घर पे कोशिश की? कौन से 9x9 में कितना आए थे? हैं? 223 आए। बस अब लिखो षटभुजाकार विधि। अगली विधि लिख रहे हैं अपन षटभुजाकार विधि। नहीं, 14.6 है तो अपने तो 13 ही लो एक बार, और फिर ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो ऑप्शन इतने सुपरवाइजर या इस तरीके के एग्जाम में इतने दूर दूर आते हैं ऑप्शन कि आराम से वो प्रश्न हो जाता है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे, पौधे ज्ञात करने वाली विधियां जितनी भी होती है उसमें क्लियरली पौधे दूर दूर आते हैं। हाँ, तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट चाहिए ना तो फिर ऐसे कर लेना। जैसे 14.6 आए हैं, तो 14.6 है तो आप लोग क्या करना, 14.6 माइनस 1 इंटू 14.6 माइनस 1, तो फिर उसमें 13.6 इंटू 13.6 को गुणा कर लेना, और एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो। सही नहीं? ओके, अब एक काम करो, षटभुजाकार विधि लिखो। उसमें एक क्वेश्चन, षटभुजाकार विधि कुछ सबसे खास तो इसमें पंचभुजाकार विधि थी, बाकी वर्गाकार तो आप लोगों ने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब लिखो षटभुजाकार। षटभुजाकार को कहते हैं हेक्सागोनल। षटभुजाकार विधि में एक जेट में आया था पिछले साल प्रश्न, वो प्रश्न ही लिखा रहा हूं, बहुत सरल प्रश्न था और उसी को मैं आपको हल करके उसके आधार पे कभी आ जाए तो आप ऐसे आधार मान के कर लेना। एक प्रश्न लिखो षटभुजाकार विधि में। एक किसान, जल्दी से लिखेंगे इसको, एक किसान, षटभुजाकार में क्वेश्चन लिखना है। किसान षटभुजाकार विधि से आम का बगीचा लगाना चाहता है। एक किसान षटभुजाकार विधि से आम का बगीचा लगाना चाहता है। एक किसान षटभुजाकार विधि से आम का बगीचा लगाना चाहता है। एक किसान षटभुजाकार विधि से आम का बगीचा लगाना चाहता है। 10 इंटू 10 मीटर की दूरी, 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखें तो 10 इंटू 10 का मतलब R इंटू पी है ये। 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखें तो 5 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखें तो 5 हेक्टेयर में कितने प्लांट्स या पौधे लगेंगे? 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखें तो 5 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? समझ रहे हो? अब इसको हल कैसे करना है मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको लास्ट में लिखना है। एक ही इसका उदाहरण बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। उसी को आधार मानते हुए आपको बाकी सब करना है। हमें ये पता चल गया है कि एरिया कितना, एरिया है 5 हेक्टेयर है, सही है। 5 हेक्टेयर का मतलब होता है 50,000 मीटर स्क्वायर, सही बात है। विधि षटभुजाकार है ये, और दूरी कितनी है? हाँ, तो R इंटू पी यहाँ पे दे रखी है 10 इंटू 10 मीटर। कोई भी कठिन नहीं है, सबसे सरल। अब हम इसमें पहली लाइन क्यों कहते हैं? चूंकि हम पहली लाइन क्या लिखेंगे? चूंकि, मैं बाद में वापस लिखा दूंगा, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं। चूंकि वर्गाकार विधि से, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, चूंकि वर्गाकार विधि से षटभुजाकार विधि में 15% अधिक पौधे लगते हैं। कितने प्रतिशत अधिक लगते हैं? ये लाइन हमें पता। इसके पौधे ज्ञात करने का एक मेथड और भी है, लेकिन वो बहुत जटिल है, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो करो, वो इतना लफड़ा है। लेकिन अपने इसमें प्लांट आ जाते हैं। एक किसान, इसमें आप देखोगे भाई वर्गाकार विधि से षटभुजाकार में 15% ज्यादा लगते हैं, हमें पता सबको। तो अब हम क्या करेंगे? तो वर्गाकार विधि में पौधे हम पहले वर्गाकार में निकालेंगे, सही है। तो वर्गाकार विधि में पौधे या पौधों की संख्या बराबर पौधे बराबर, सूत्र क्या है? एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो 50,000 बटेवा 10 इंटू 10, हम पहले वर्गाकार में निकाल रहे हैं ना, तो वर्गाकार में पौधे देखो कितने निकले, बताओ आप। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है ये एक बिंदी एक जीरो कट गया, तो कितने बच गए यहाँ? तो 500 पौधे वर्गाकार में लग गए। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो, इसलिए 500 का 15% बराबर 500 का 15% निकालें। तो 500 का 15% निकालना हो तो 15/100 इंटू 500, यही निकालेंगे। आपको जितने भी परसेंट निकालने हैं, जैसे 30% निकालना मन है तो 30/100 इंटू 500, तो आप इसका निकाल लो। ये हमने निकाल लिया। तो 15 इंटू 5 बराबर 75। 75 पौधे इसमें कुल मिलाकर के ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि षटभुजाकार में पौधे बराबर, षटभुजाकार में पौधे बराबर 500 प्लस 75, तो कितने हो जाएंगे? 575 पौधे हो जाएंगे। क्या ये कठिन था? अब इसी प्रकार से अब ये उसमें देखना, ऑप्शन में कितने बढ़िया ऑप्शन है। जेट वालों के मजे ले रहे थे एग्जामिनर। जेट में प्रश्न आया, ऑप्शन आया 575, 475, 375 और 360, ऐसे कुछ। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 500 से ज्यादा था, एक ही ऑप्शन ऐसा था खाली। अब एक ही ऑप्शन ऐसा ज्यादा था, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि भाई वर्गाकार से कम तो लगने से रहे, भाई वर्गाकार से तो ज्यादा ही लगेंगे ना, तो वर्गाकार से ज्यादा में एक ही ऑप्शन था 575। अब एक काम करो, अब लिखो इसको, यहां से स्टार्ट करो, लाइन लिखो कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगते हैं। हम जानते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगते हैं। पहली लाइन इसमें लिखनी है। हम जानते हैं कि षटभुजाकार विधि में
वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगते हैं। हम जानते हैं कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगते हैं। ठीक है, इसलिए वर्गाकार विधि में पौधे बराबर, ऐसे लिखो, वर्गाकार विधि में पौधे बराबर 50,000 बटा 10 इंटू 10। ये लिखो लाइन, ये लाइन लिखनी है अपने को। पहली लाइन लिखी नहीं तुमने? लिखी? कहाँ लिखी? ये कब लिखी? पहले करा रखा मैंने कभी न कभी ये क्वेश्चन? 12th में कराया था। कब? कोई बात नहीं, तो समझ में आ रही है बात? गुड। तो वर्गाकार विधि में पौधे बराबर 50,000। फिर आगे लिखो, तो 500 का 15% निकालना है। 500 का 15% निकालो। 15 बटा 100 इंटू 500 बराबर 75 लास्ट में। इसलिए षटभुजाकार में पौधे बराबर 500 प्लस 75 बराबर 575। कितना भी पूछे, कुछ भी पूछे, पहले वर्गाकार में निकाल लेना, उसका 15% निकाल के उसमें जोड़ना। ठीक है, 15% जोड़ना, उसमें 15% एक्स्ट्रा कर लेना उसका। जो भी वर्गाकार में आता है उसका 15% एक्स्ट्रा। बढ़िया। अब अगला हम लोग एक दूसरा पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक। ये विधियां वगैरह अपने काफी टॉपिक पढ़ लिए। सुपरवाइजर के सिलेबस के अनुसार मैं टॉपिक बताऊं तुम्हें। लाना क्वेश्चन, लेना लिख के। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कहीं पे क्वेश्चन देके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हॉर्टिकल्चर का है कोई, वो एक बार लाना दिखाना। सही नहीं है? डाउट हो तो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है, कभी भी कोई क्वेश्चन देखो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार चेक करेंगे। मेरे को आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो फिर, जब मेरे को ही नहीं आ रहा तो फिर तुम ज्यादा मेहनत मत करो। सही नहीं? मतलब अगर ऐसा लॉजिकल होगा तो अपन, मैं खुद बता दूंगा, मुझे नहीं आएगा तो मैं पता करके बताऊंगा उसको। सही नहीं? गुड। अपने यहाँ एक नागा सर पढ़ाते थे पहले हॉर्टिकल्चर, किशन जी नागा। बहुत साल पहले की बात है जब मैं पढ़ता था यहाँ, डॉक्टर किशन लाल नागा। वो पीएचडी कर रहे थे एंटोमोलॉजी में, लेकिन वो हॉर्टिकल्चर पढ़ाते थे। हम यूं कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन चूंकि वो पीएचडी कर रहे थे तो 12th वाले सुपरवाइजर में इसमें पढ़ाते थे तो ज्यादा लोड नहीं था। लेकिन उनकी अच्छाई पता क्या थी, हमें कोई डाउट होता तो वो अगले दिन कहीं से पता करके हमको बताते। सबसे बड़ी बात थी कि उनको हमें कोई दिक्कत नहीं आने देते, पढ़ के आते खुद और सिस्टम से पढ़ा देते। तो इसलिए क्या है कि वो अच्छी बात होती। चलो अब एक काम करो, अगली विधि लिखो, दैहिक विकार। ये चैप्टर हम अलग से पढ़ रहे हैं, कभी हम पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। इसे कोटा हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हैं। टॉपिक डालो देख। कोटा मैंने क्या किया, संबंधित फल के साथ साथ ही दैहिक विकार लिखा दिया। दैहिक विकार को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक टॉपिक लिखना है आपको, दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, टॉपिक डाल दो और इस टॉपिक के साथ ऐसा लिखो, सुपरवाइजर 2026। मेरा मन पूरा ही कहता है कि एक बार इस बार दैहिक विकार से प्रश्न आना चाहिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारा सुपरवाइजर का सिलेबस पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें कितने सेकंड लगेंगे? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कि अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े वो किस प्रकार से हमने पढ़े। तुम भी घर पे उसको सिलेबस देखो। सब लोग सुनोगे? देखो, सिलेबस में 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ जो 4 लाइनों का मेन पैराग्राफ, उद्यानिकी और फल सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति और भविष्य। तो महत्व में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, 8वां 9वां बैच कहां से स्टार्ट हुआ था? जनरल पढ़ा था क्या इसमें? स्टार्टिंग से खाली प्रवर्धन से ही चालू किया, कोई बात नहीं। अब प्रश्न है कि फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, एक लाइन, और नीचे है सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन। तो नर्सरी वाला चैप्टर अपने हो गया। पादप प्रवर्धन हो गया। प्रवर्धन नहीं हुआ, कौन से बैच में नहीं हुआ? 9 में नहीं हुआ, हो जाएगा। पौधरोपण हो गया। फलोद्यान के
स्थान का चुनाव और योजना हो गया। उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियां, पाला, लू और अफलन जैसी मौसमी परिस्थितियां, विविध परिस्थितियों का और इनका समाधान, फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग। ठीक है, ये कुल मिलाएगा मेन। इनमें से हमने ट्रेनिंग प्रोनिंग इसमें नहीं लिखा हुआ, फिर भी अपने ट्रेनिंग प्रोनिंग पढ़ा क्योंकि वो काम आएगा अपने। अब देख विकार सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि देख विकार नहीं लिखा है कि, लेकिन ये संबंधित फल के साथ तो होते ही है देख विकार, तो अपन जो है देख विकार पढ़ने जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम इससे पता लगा सकते हो, सही है। और ये एग्जाम में आएगा, इसको कोई रोक के बता दो चाहे। हाँ, ऐसे मैं जोश जोश में बोल तो देता हूँ लेकिन फिर क्या नहीं भी आ सकता है, लेकिन आ जाता है। अपना अनुमान है, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ जाना चाहिए। देखो ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये है एक प्लांट। इस पौधे के ऊपर कोई भी समस्या हो रही है, हो सकती है, पौधा है तो समस्या होना कोई नई बात नहीं। इस पौधे के ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो अजैविक कारकों से होती है, किससे होती है? अजैविक कारक जिसके लिए जिम्मेदार है, अजैविक कारक जिम्मेदार है, उन सभी को हम लोग कहेंगे देख विकार। और ऐसी पौधे की समस्या जिसके लिए जैविक कारक जिम्मेदार है, क्या है गाइस? जैविक कारक, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिजीज या रोग कहेंगे। उन सबको कहेंगे रोग। तो कोई कभी भी पूछे अपने को भाई रोग और देख विकार में फर्क क्या है, तो रोग तो हमेशा जैविक कारक या इनको कहते हैं पैथोजेनिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक फैक्टर्स। पैथोजेनिक फैक्टर्स के कारण, पैथोजेनिक फैक्टर का मतलब जैसे कवक है, जीवाणु है, वायरस है, इनसे अगर कोई पौधे में दिक्कत होती है तो उसको हम रोग कहते हैं। जबकि नॉन पैथोजेनिक फैक्टर, क्या गाइस? नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स। तो नॉन पैथोजेनिक फैक्टर का मतलब होता है जैसे कि तापमान में उतार चढ़ाव, जैसे कि और पर्यावरणीय परिस्थितियां, पोषक तत्व ज्यादा है, पोषक तत्व की कमी होगी, उन सभी कारण से कोई दिक्कत होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? देह विकार कहते हैं। तो आप लोग अब एक देह विकार की परिभाषा टाइप एक लाइन लिख लो। देह विकार में एक लाइन लिखो, पौधे में होने वाली ऐसी विकृतियां, पौधे में होने वाली ऐसी विकृतियां जो पौधे में होने वाली ऐसी विकृतियां जो अजैविक कारकों कोष्टक में लिख सकते हो नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स। पौधे में होने वाली विकृतियां, एबनॉर्मलिटीज, विकृतियां, पौधे में होने वाली ऐसी विकृतियां जो अजैविक कारकों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स, अजैविक कारकों यानी नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स। जैसे मैंने बोला पौधे में होने वाली ऐसी विकृतियां जो अजैविक कारकों, कोष्टक में लिखना नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स, जैसे तापमान में उतार चढ़ाव, अजैविक कारकों नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स जैसे तापमान में उतार चढ़ाव, कोमा, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, मैंने बोला तापमान में उतार चढ़ाव, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, या प्रॉब्लमेटिक सॉइल को क्या बोल सकते हैं? क्या बात है, या अनुपयुक्त भूमि के कारण होती है, अनुपयुक्त मृदा के कारण होती, या अनुपयुक्त मृदा के कारण होती, और भी कारण हो सकते हैं, या अनुपयुक्त मृदा के कारण हो सकते, या अनुपयुक्त मृदा के कारण, यानी कि लवणीय होगी, क्षारीय मृदा होगी, समस्याग्रस्त बोलो तो दिक्कत नहीं है भले। कुल मिला के और कोई भी वातावरण का कारक हो सकता, जैसे नमी ज्यादा है, नमी कम है, एकदम से बारिश हो गई वगैरह, कुल मिला के वो कारण जैविक नहीं है, अजैविक। और कोई पूछे रोग क्या है, तो रोग कौन से हैं? जो पैथोजेनिक फैक्टर से होते हैं। अब आप लोग पहले फ्रूट का पढ़ना चालू करो, पहले लिखेंगे अपन फल। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रूट्स, कि फ्रूट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है फ्रूट्स। और फ्रूट्स में सबसे पहले नंबर पे आप लोग लिखें
अंगूर, पहले नंबर पर लिखेंगे ग्रेप्स, अंगूर। देह विकार में से प्रश्न आने की क्या संभावना है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि कौन सा देह विकार कौन सी फसल में होता है, पहला ये आएगा। बाद में याद रखना है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है, अधिकता से हो रहा है। तो इस अंगूर में हम लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हैन एंड चिकन, नंबर 1 इज हैन एंड चिकन, ऐसे लिख सकते हो, हैन एंड चिकन। लिस्ट बनाते हैं फिर इसको समझेंगे। 4 तुरंत लिख लो, हैन एंड चिकन। दूसरा लिखो कैलिक्स एंड रोट, हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट। ये जो एंड लिखा है मैंने, इसका मतलब END है, END, ऊपर वाला है AND, कैलिक्स एंड रोट। अगला है बेटा पिंक बेरी, पिंक बेरी। इस पिंक बेरी में 2 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद में है शॉर्ट बेरी, शॉर्ट बेरी। एक बार ये लिखो, फिर इनका कारण बता रहा हूं, समझा रहा हूं। पहला है हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, पिंक बेरी और शॉर्ट बेरी। ये सभी अंगूर में होने वाली प्रॉब्लम्स। अब ये क्यों होती है, क्या होती है, अब इधर देखो सब लोग, 1 सेकंड में लिख लो इसको, 10 सेकंड में। उसके बाद तो हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, पिंक बेरी एंड शॉर्ट बेरी। अब हैन एंड चिकन, हैन का मतलब तो होता मुर्गी, हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। अब हैन एंड चिकन का मतलब क्या होता है? एक तो मुर्गी और उसके बच्चे। जैसे आपने कभी गांव में देखा, जब हम सुबह सुबह कहीं जाते हैं तो कोई ऐसे कच्चे बस्ते से निकलते हैं तो मुर्गी दौड़ी, उसके पीछे पीछे बच्चे दौड़े उसके। अरे मुर्गी जाती है, उसके चूजे दौड़ते हैं पीछे पीछे। तो मुर्गी और उसके बच्चे, हैन एंड चिकन का मतलब ये मुर्गी दौड़ी, उसके पीछे बच्चे दौड़ रहे थे। तो ये अंगूर का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल। क्या कहलाता है? हाँ, तो अंगूर के पुष्पक्रम को हम लोग कहते हैं पेनिकल। तो पेनिकल का मतलब ये हुआ इसमें कि इसमें कुछ फ्रूट की साइज तो बहुत बड़ी हो जाती है, कुछ फल तो बड़े हो जाते हैं, जैसे ये फल बहुत बड़े हो गए, और कुछ इसके छोटे छोटे फल पीछे। ये कुछ बड़े फल हो गए, कुछ छोटे, यानी जैसे आगे मुर्गी के पीछे पीछे बचे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुर्गी और उसके बच्चे, हैन एंड चिकन। ऐसा अंगूर का गुच्छा होता है बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण? तीर नीचे जा रहा है, इसका मतलब कमी। कैलिक्स एंड, ये एंड END है, देखो ये एंड, मुर्गी और उसके बच्चे, ये एंड का मतलब होता है लास्ट। तो ये अंगूर का जो फ्रूट होता है ना, वो लास्ट में से सड़ता है। ये इसका जो कैलिक्स वाला पोर्शन होता है लास्ट, तो अंगूर का फल आगे आगे से सड़ने लग जाता है, इसको कहते हैं कैलिक्स एंड रोट। ये कैल्शियम की कमी से होता है। मेन कारण क्या है इसका? तो ऐसे याद रखो, कैलिक्स कैल्शियम। क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, कैलिक्स कैल्शियम। पिंक बेरी का मतलब जिधर से सूरज की किरणें सीधी अंगूर के फलों पे पड़ती है, उधर वो गुलाबी रंग के हो जाते हैं, पिंक पिंक। हमने देखा कई बार, पिंक कलर के हो जाते हैं हल्के फुल्के एक साइड से, उसको पिंक बेरी कहते हैं। तो इसका कारण तो है उच्च तापमान। क्या है गाइस? उच्च तापमान या अधिक तापमान, यानी सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। और ये समस्या सबसे ज्यादा एक किस्म इसकी थॉमसन सीडलेस, उसमें ज्यादा होता है। तो थॉमसन सीडलेस संवेदनशील किस्म, क्या याद रखेंगे अपन कि थॉमसन सीडलेस, सीडलेस संवेदनशील किस्म, याद रहेगा। ये भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म है। पूरे भारत में अंगूर की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा उगाते हैं? थॉमसन सीडलेस। लेकिन इसमें ये समस्या भी सबसे ज्यादा होती है, तो ये इसकी संवेदनशील किस्म है, संवेदनशील किस्म। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज ज्यादा फेमस होती है वहां दिक्कत रहने के चांस ज्यादा है। ये अभी 2 बार साबित हो जाएगा इसमें। एक आम की किस्म अल्फांसो, उसमें भी दिक्कत ज्यादा रहती है। तो ये थॉमसन सीडलेस। प्रश्न क्या आएगा कि अंगूर की कौन सी किस्म में पिंक बेरी की समस्या सबसे ज्यादा होती है? थॉमसन सीडलेस। इस बीमारी का, ये शॉर्ट बेरी है, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके काफी कारण है। इसमें क्या होता है, इस पूरे गुच्छे में कुछ फल छोटे, कुछ बड़े, कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ खट्टे खट्टे, ऐसे अलग अलग स्वाद वाले फल। तो शॉर्ट बेरी का मतलब होता है अपरिपक्व फल, अपरिपक्व रह गए किसी कारण से, फुली डेवलप नहीं हुए, बेस्वाद, टेस्टलेस फ्रूट हो गए, बेस्वाद, ठीक है। और अपरिपक्व हो गए, बेस्वाद हो गए। इसका मतलब अपरिपक्व मतलब भी कच्चा ही होता है एक तरीके से। तो कच्चा, कड़वे फल ऐसे रह जाते हैं, कच्चे फल, समझे क्या? तो कुल मिला के इसमें बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप के फ्रूट हो गए। तो इससे बचने का तरीका ये रहता है, इथेफोन का छिड़काव करते हैं। किसका करते हैं? हाँ, इसमें क्या है कि आप इथेफोन का छिड़काव करो। 12वीं किताब के अनुसार इथेफोन, मैंने लिखा इथेफोन। इथेफोन कोई होता है क्या कुछ? इथेफोन तो होता है। इथेफोन क्या होता है? अरे इथेफोन बोला मैंने,
इपेफोन, मैंने पहले गलत लिख दिया था, उसकी बात कर रहा हूं रे। 25 पीपीएम का छिड़काव किसका? आप अंगूर पे 25 पीपीएम इथेफोन का छिड़काव करते हो तो ये दिक्कत नहीं आती, ऐसा कहा गया है। एग्जाम में क्या आ सकता है? आने को तो चारों आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन से आते हैं? 1 और 2। क्या तुम्हें याद रहेगा? बोलो। हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। नहीं लिखा उस लिखो इसके आगे, 1 मिनट लगाओगे। अभी ये देह विकार की परिभाषा के बाद पहले ही पॉइंट, सर आपको तो पता होगा कि हॉर्टिकल्चर में आप एक्सपर्ट हो, तो आपको नहीं लगेगा कि हॉर्टिकल्चर नागा सर कमजोर। नहीं, नागा सर कमजोर नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। नागा सर तो हमारे गुरु हैं, समय के साथ चीजें बदलती है। नागा सर के तो कौन आउट कर सकता है? हमारी कोई औकात, हम हमारे गुरु को बराबर ही कर सकते नहीं। नागा सर तो एक्सपर्ट थे। नागा सर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है अभी वहां जयपुर के अंदर, और वहां पढ़ाते भी हैं, और अच्छे आदमी। कौन कौन जानता है? किशन लाल नागो बात करो। हाँ, वो क्या है, सीनियर जो है वो जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते, क्योंकि वो पहले एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे यहाँ उदयपुर में। हाँ, मैं जब यहाँ जेईई की तैयारी कर रहा था कुछ साल पहले, तो यहाँ पे वो, अब मैं जब कॉलेज में थे तब से ही, तो वो यहाँ थे, एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो इतने वोटों से जीते थे, 500 वोटों से जीते हो एकदम। तो वो होशियार थे। जेल सर से भी उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो जेल सर भी उनके जूनियर एक तरीके से। नहीं तो नागा सर है, नागा सर को जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं। नेता नगरी में भी एक्सपर्ट है वो, राजनीति में एक्टिव है। जयपुर है यार, जयपुर कोई भी काम पड़ता है अपने कृषि प्रयोग से रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, तो वो काम में मदद करते। तो हम तो नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किशन जी जैसे गुरु हैं कुछ, उनकी बदौलत। सही नहीं? किशन जी से, उनके बाद थे वो नरेश जी शर्मा, एग्रोनॉमी पढ़ाते थे। शॉर्ट बेरी भी इसी में, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कई कारण है। तापमान में उतार चढ़ाव, परागण ढंग से नहीं होना, मल्टीपल कारण है, तो इसको भी कोई कारण नहीं लिखना। अब लिखो आगे अमरूद। ये सबने लिख लिया एवरीबॉडी? देखो 25 पीपीएम इथेफोन का छिड़काव करते हैं शॉर्ट बेरी के केस में। सर वो किस पार्टी से हैं? अब पार्टी से किसी का नाम जोड़ना तो ठीक नहीं है। उस समय तो वो एनएसयूआई के समर्थक थे, कांग्रेस पार्टी के। अभी पता नहीं, अभी तो क्या पता बीजेपी सपोर्ट करते हो। पार्टियां तो बदलती रहती, नेता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन किशन जी अच्छा आदमी है। डन एवरीवन? किसके छूट रहा अभी? गुड। अब लिखो अमरूद। अमरूद का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अमरूद में एक देह विकार होता है जिसका नाम है ब्रोंजिंग। क्या नाम है? देखो मैं लिख रहा हूं ब्रोंजिंग। देखो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा, ब्रोंज यानी तांबे जैसा। कहने का मतलब ये जैसे ये अमरूद की पत्तियां हैं, अमरूद का पेड़ आप सबने देख रखा है, तो अमरूद की पत्तियां लाल लाल हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अमरूद की पत्तियां आप सबने देखी लाल लाल होती, तो आगे आगे से नई नई पत्तियां जो फूटती वो तो हरी भरी रहती है, लेकिन जो परिपक्व पत्तियां होती वो लाल लाल तांबे जैसी कोपरी कलर की हो जाती, ब्रोंज कलर की हो जाती है। और ब्रोंजिंक आपको याद रखना, ब्रोंजिंक क्या याद रखोगे? जिंक की कमी से होता ब्रोंजिंक। सीधा क्या याद रख सकते हो? ज्यादा याद रखने हो तो 3 पोषक तत्व तो याद रख सकते हैं, जिंक पीके। क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, ब्रोंजिंक जिंक पीके। हाँ बोलो, जिंक पीके। अब बाद में लिख लेना। अब अगला देखो, दूसरा है क्रॉप, इसमें आंवला। देखो आंवले में एक प्रॉब्लम है बहुत ही सामान्य, उसको कहते हैं फ्रूट नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? तो फ्रूट नेक्रोसिस को हम लोग कह सकते हैं, और इसको कहते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? हाँ, या इसको कह सकते हैं आंतरिक गलन। तो आंवले में ये आंतरिक गलन की प्रॉब्लम होती है बोरोन की कमी से। अब आंतरिक गलन है क्या? एक सेकंड इधर देखो, सब साथ में लिखना आप बाद में। ऐसा है कि 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है नेक्रोसिस, मैं यहां पर लिख रहा हूं देखो नेक्रोसिस, और एक है क्लोरोसिस। क्या है?
ये दोनों शब्द हैं नेक्रोसिस क्लोरोसिस। नेक्रोसिस शब्द का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, क्या होता है, उत्तक का मरना। और क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल की कमी, लैक ऑफ क्लोरोफिल। अब जैसे कोई भी फल है या कोई जगह है, वहां पे उत्तक मर गए तो काला काला सा भूरा भूरा सा हो जाता है अंदर। तो आंवले का फल अंदर से भूरा भूरा काला काला हो जाता है, उसमें हो जाता है नेक्रोसिस, वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं। क्लोरोसिस किसी भी फल में होता है, या जनरली क्लोरोसिस पत्तियों में होता है, तो पत्तियां पीली पीली हो जाती है क्योंकि वहां से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं क्लोरोसिस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण हुई, इसमें दो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, दो किस्में। एक किस्म तो इसमें याद रखनी, फ्रांसिस, क्या नाम है, हाँ, तो एक वैरायटी फ्रांसिस है और दूसरी वैरायटी है हाथी जूल, क्या नाम है, फ्रांसिस या हाथी जूल। ये दोनों, सॉरी, फ्रांसिस को ही हाथी जूल कहते हैं। नीचे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, या तो इसके कोष्टक में लिखनी चाहिए। हाथी जूल क्या है, तो एक तो है फ्रांसिस और उसी का नाम है हाथी जूल। एक लिखना चाह रहा था मैं चकेया, चकेया वैरायटी। इसके अलावा एक और है नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7। इनमें से खाली चकेया याद रखनी, एग्जाम में प्रश्न ये वाला ज्यादा आता है। ये क्या आएगा कि आंवले की कौन सी किस्म में फ्रूट नेक्रोसिस सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, इस फ्रांसिस में होता है। ये संवेदनशील किस्म है, संवेदनशील, संवेदनशील किस्म। संवेदनशील में समझते हो आप लोग, संवेदनशील का मतलब होता है कि कोई भी दिक्कत अगर किसी में ज्यादा होती है, यानी कि वो प्रॉब्लम उसमें ज्यादा हो रही, कमजोर है, वो ससेप्टेबल है। ये किस्म सहनशील है, कैसी है, सहनशील का मतलब कुछ हद तक उसको सहन करने वाली, यानी उसमें प्रॉब्लम कम होती है, तो ये सहनशील किस्म है। अब इसको लिख लो आप लोग, ये दो प्रॉब्लम है, 1 मिनट लगा करके लिख लो, 30 सेकंड लगाओ, ये याद रखना कि कौन सी किस्म में जो है फ्रूट नेक्रोसिस ज्यादा हो। चलो आगे बढ़ो। मैनेजमेंट, जहां जरूरत होगी वहां मैनेजमेंट लिखेंगे, सबका मैनेजमेंट लिखना संभव नहीं है, फिर तो टॉपिक बहुत लंबे हो जाते। जहां आवश्यकता है वही लिखेंगे, प्रश्न आता है वहां से। जहां जिंक की कमी होती है वहां जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं, बोरोन की कमी होती है बोरेक्स बोरिक एसिड का छिड़काव करते हैं, तो वो कोई लोड वाली बात नहीं। डन। अब अगली क्रॉप हम पढ़ेंगे आम। देखो आम, दिक्कत कुछ, डन एवरीवन, ये वाला सबने लिख लिया होगा, ज्यादा देर नहीं लगती, लिखो आम। एन ए का मतलब नरेंद्र आंवला, नरेंद्र आंवला। ऐसी किस्में आगे बहुत सारे आएंगे आंवले में। 2 घंटे और 1 घंटे की क्लास में कितना फर्क पड़ता है, जब 2 घंटे की लगातार क्लास लगती है तो उससे क्या ज्यादा सिलेबस होता है उसमें। अपने भी लगा देंगे अपन दीपावली बाद, क्योंकि जो 5वां 6वां 7वां बैच चल रहा है उसमें काफी फास्ट हो रहा काम, तो उसमें फास्ट हो रहा है, तो उसमें सिलेबस जैसे होगा उसमें होगा नवंबर में क्योंकि दीपावली की छुट्टियां आ जाएगी, 10 दिन तो डिस्टर्ब हो जाएंगे सब, लगभग 10 दिन डिस्टर्ब होंगे। हालांकि छुट्टियां कम दिन होगी, लेकिन फिर भी जाते हैं तो दीपावली के बाद वापस आने की इच्छा नहीं होती, तो सब लोग जाएंगे गाँव दीपावली। तो कोशिश करना एक बार मन मार के तुरंत आ जाना वापस। कई लोग तो जाएंगे भी नहीं, कौन कौन नहीं जाएगा, हाँ तो नहीं जाओ तो यही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, ठीक है। लिखो आम।
आम के अंदर बस अभी अभी दीपावली मैंने तुम्हें गलत याद दिला। दीपावली आते ही गांव की याद आने लग जाती सबको। अब आम के अंदर सुनो, अब लिखना मत, इधर देखो सब। आम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं काला शीरा रोग। क्या कहते हैं? हाँ, तो ब्लैक टिप कहते हैं। तो काला शीरा को हम लोग कहते हैं ब्लैक टिप। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई नई बात नहीं। जैसे ये आम मिला देते हैं, जैसे ये आम है, इस आम के अंदर आगे की साइड में क्या होता है, यहाँ पे टिप, टिप का मतलब शीर्ष हिस्सा। तो आम का फल आगे आगे से हो जाता है इस तरीके से काला काला, ब्लैक यानी काला। तो इसको काला शीरा योग, काला शीर्ष रोग या ब्लैक टिप कहते हैं। इस ब्लैक टिप के पीछे कारण जो है, तो उसमें से मुख्य कारण है बोरोन की कमी। क्या है गाइस? तो बोरोन पोषक तत्व की कमी है खेत में, तो ये दिक्कत होती है। इसके अलावा ईंट के भट्टे के पास में अगर बगीचा होता तो वहां ये दिक्कत होती है। तो ईंट के भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैस, ईंट के भट्टों से, ईंट के भट्टों से जो निकलती है विषैली गैसें या जहरीली गैसें निकलती हैं, उनसे ये दिक्कत होती है। अब ईंट के भट्टे से जहरीली गैसेस कौन सी निकलती है? कई सारी गैसेस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या एसिटिलीन। क्या है गाइस? तो इनकी वजह से जो है ये दिक्कत होती है। तो ये हम याद रखेंगे। अब इसका तोड़ क्या है? ये प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, इसका मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या है? तो इसका प्रबंधन ये है कि ईंट के भट्टे से बगीचे को लगाओ दूर। अब ईंट के भट्टे से दूर लगाओ तो कैसे लगाओ? और ये प्रॉब्लम आप देखो कि भारत में कितने ऐसे बगीचे होंगे जिनके पास में ईंट का भट्टा है ही, तो बहुत कम। कैसे ईंट का भट्टा है? तो उनको बोलो भट्टे वाले भाई साहब, आपकी जो चिमनी है, मतलब भट्टे की जो चिमनी है, उसको क्या करो आप 20 मीटर ऊंचा करो। कितना करो? 20 मीटर ऊंचा करेंगे तो धुआं ऊपर से निकल जाएगा और पौधे जो है वो इस तरीके से रहते हैं। तो ये तोड़। दूसरा, हम बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो बोरेक्स का स्प्रे करो। तो बोरोन की कमी, बोरेक्स 0.6% का स्प्रे या छिड़काव हम कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि ब्लैक टिप किसका देख विकार है? तो आम कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ईंट के भट्टों के पास आम के बगीचे लगाने से अक्सर उनमें कौन सी दिक्कत हो जाती है? तो ब्लैक टिप वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आम की पहली प्रॉब्लम है और ये आम की दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी उत्तक। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू। ये भी एक सामान्य दिक्कत है। इसमें जब हम इसको फल को काटते हैं तो अंदर से जो गुदा या रस रहता है या पल्प रहता है, वो एक तरीके से स्पॉन्ज जैसा सूखा सूखा दिखता है, धब्बा बीच बीच में, रस के बीच में सूखा सूखा धब्बा। वहां उत्तकों में हवा भर जाती है, वहां का अमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? जड़ क्षेत्र। जैसे ये आम का पौधा, मान लो ये आम का प्लांट है, जो बट्टा था वो आम का प्लांट हो गया। अब आम के प्लांट में जड़ क्षेत्र के आसपास तापमान में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसकी वजह से पौधे में ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं यह लिख रहा हूं उच्च तापमान संवहन। क्या लिख रहा हूं? उच्च तापमान, जो हाई हीट, जो हीट निकल रही है रूट जोन के आसपास, उससे ये दिक्कत होती है। उच्च तापमान संवहन, ये इसका कारण है, ये कारण है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये दिक्कत होती है। इसमें भी हम 2 बिंदु याद रखेंगे जैसे हमने आंवले में याद रखे थे। बहुत खास पॉइंट है। एक वैरायटी का नाम तो है अल्फांसो, एक वैरायटी तो गाइस है अल्फांसो, और एक वैरायटी है रत्ना। या तो रत्ना याद रखो या अर्का सीरीज। अर्का नाम की जितनी भी किस्में हैं आम की, अर्का नाम की कौन कौन सी किस्में? अर्का अनमोल, अर्का नीलकरण, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात, ये सभी आम की किस्में। तो ये अल्फांसो किस्म में ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। तो अल्फांसो के आगे अपन क्या लिख रहे हैं? सर्वाधिक संवेदनशील किस्म। क्या लिखेंगे? प्रश्न आएगा कि आम की कौन सी किस्म में ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है? तो ये दिक्कत होती है अल्फांसो किस्म में, तो सर्वाधिक संवेदनशील किस्म। दूसरा है रत्ना या अर्का, ये प्रतिरोधी किस्म, इनमें ये दिक्कत नहीं होती। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधी किस्म। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? इससे बचने के लिए तापमान को मेंटेन करो। तो इसका प्रबंधन जब हम लिखेंगे नीचे, तो पहला तो हम लिखेंगे मल्चिंग। क्या लिखेंगे? हम मल्चिंग करेंगे तो तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा। या फिर हम इसको पकने से कुछ दिन पहले 75% पकने पर ही हम लोग तोड़ लेंगे। क्लाइमेट्रिक फल होता है आम, तो बाद में पकता रहेगा। और कहने का मतलब जब आम पक ही रहा होता है तब ये दिक्कत होती है लास्ट में ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट, जड़ क्षेत्र के आसपास हम मल्चिंग कर देंगे,
या हम इसको जल्दी तोड़ लेंगे। 75% परिपक्वता पर तुड़ाई। एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सबसे संवेदनशील किस्म कौन सी स्पॉन्ज उत्तक के प्रति? अल्फांसो। ये पहले अलग अलग बड़े एग्जाम में आ गया, एफएसओ के अंदर आया था अभी रिसेंट। ये भी आएगा कि ये होता किसमें। तो एक तो लिखो ये, एक लिखो ये, इसका प्रबंधन ये है, नहीं तो मैं बोल के लिखा दूंगा। सर संवेदनशील और संवेदनशील में अंतर बताओ। तो मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, संवेदनशील सहनशील ही कर रहा हूं तुम अभी तक। संवेदनशील का मतलब होता है कमजोर, जिसमें ये दिक्कत ज्यादा होती है। वल्नेरेबल, सेंसिटिव, ससेप्टेबल, इसका मतलब कमजोर। प्रतिरोधी या फिर प्रतिरोधी तो जिसमें प्रॉब्लम होती नहीं है बिल्कुल। सहनशील का मतलब होता है जो कुछ हद तक सहन कर ले, उस दिक्कत को एक लिमिट तक सहन कर लेती है, लेकिन ज्यादा सहन नहीं कर पाती। सहनशील, अपन भी सहनशील नहीं होता क्या? किसी आदमी को जुकाम ज्यादा होता है तो वो जुकाम के प्रति संवेदनशील, किसी को ठीक ठीक कम होता है यानी कि वो सहनशील। कोई प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी का मतलब जुकाम ही नहीं होता उसको, चाहे किधर बर्फ में रगड़ दो नाक है। प्रतिरोधी का मतलब जिसको नहीं होती दिक्कत। डन एवरीवन? हो गया? प्रबंधन में आप लिखो भले, पहला तो लिख देना मल्चिंग, दूसरा लिखना 75% परिपक्वता पर तुड़ाई। 75% परिपक्वता पर तुड़ाई। डन एवरीवन? तुम सुबह वाले बैच में भी आए थे क्या? क्यों? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बुक में है। हाँ, तो अभी अपने 12वीं की किताब के अनुसार मैंने लिखा है वही करना है। हाँ, मैंने उस एग्जाम के चक्कर में उसमें 40 से 60 किया था, क्योंकि वो हैंडबुक में दे रखा। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो किताब है उसके अंदर दे रखा है 40 से 60, और 12वीं किताब में 25-40। तो धर्म संकट, अपन क्या ही करें। लेकिन इसमें फिर 50 वाला सही माना, तो मैंने वही लिखा। लेकिन इस बार मैंने सोचा सुपरवाइजर में जो आरबीएससी की बुक है वही चलने देते, ठीक रहेगा। ओके एवरीवन, पहला इसका प्रबंधन लिखना था आपको, मल्चिंग, और दूसरा क्या लिखना था? दूसरा लिखना था आपको 75% परिपक्वता पर तुड़ाई। अब हाथ खड़ा करो, किसके छूट रहा है? गुड। अब आपको 4 दिक्कत मेरे साथ ही लिखनी है। अगली प्रॉब्लम इसमें लिखनी है, आम चल रहा अभी, आम। पहला लिखो झुमका, अगला लिखना है झुमका या क्लस्टरिंग। झुमका और क्लस्टरिंग में एक लाइन छोड़ देना, और आगे छोटे छोटे से माइनर है, मतलब छोटे छोटे देख विकार, जैसे कि जेली सीड। जेली सीड ये आम चल रहा अभी, जेली सीड। जैसे कि सॉफ्ट नोज, जेली सीड, सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज। और एक है इसमें लीफ स्कॉर्चिंग, लीफ स्कॉर्चिंग।
ऐसे लिखो लीफ स्कॉर्चिंग, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो झुमका और क्लस्टरिंग में क्या होता है कि भाई क्लस्टर पूरा पूरा गुच्छा बनता है आम के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं, अंगूर वाले को भी पेनिकल ही कहते हैं। दो चीजें तो ये और याद होगी, नहीं होगी? तो आम के पुष्पक्रम को पेनिकल और अंगूर के पुष्पक्रम को भी पेनिकल। तो आम के गुच्छे में आगे आगे की साइड में आम लगते हैं 15-20 से, छोटे 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 आम लगते हैं, और जैसे ही वो ठीक ठीक इतने बड़े होते हैं और बाद में सब के सब नीचे झड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं झुमका। क्लस्टर का मतलब झुमका या गुच्छा होता है। तो इसके पीछे कारण होता है फूल आते समय कम तापमान। तो पुष्पन के किसका कारण है? पुष्पन के समय कम तापमान, फूल आते समय कम तापमान है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। और इस दिक्कत का इलाज है धुआं करते हैं अपन इससे बचने के लिए। तो इसका मैनेजमेंट है, धुआं करने को बोलते हैं स्मजिंग। क्या बोल रहे थे अपन एक बार? धुआं करने को बोला जाता है स्मजिंग। तो इसका ट्रीटमेंट है स्मजिंग। उससे क्या थोड़ा तापमान मेंटेन रहता है और ये दिक्कत कम होती है। ऐसा प्रश्न डबलएओ के पेपर में आया था, डबलएओ 2018, कि झुमका क्लस्टरिंग नामक प्रॉब्लम जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आम के अंदर होने वाला देह विकार है। जेली सीड और स्वप्नोज में क्या होता है कि जैसे फल होता है, ये आम है, इस बार थोड़ा आम को ऐसे बनाता हूँ, तीखा तीखा आम। तो आम का बीज होता है, उस बीज के चारों तरफ का जो रस होता है वो गीला गीला सा हो जाता है, और गुठली बीच में तैर रही है ऐसे, जेली सीड चारों तरफ जेली जैसा ढीला ढीला हो जाता है, उसको जेली सीड कहते हैं। आम का फल आगे से, नोज का मतलब होता है आम के फल का नाक, तो आगे से ये भूरा भूरा और गीला गीला, पूरा फल ही आगे से नाक जैसा हो जाता है। नोज यानी आगे वाला पोर्ट सॉफ्ट हो जाता है, नोज आगे का पोर्शन सॉफ्ट हो जाए। ये दोनों दिक्कत कैल्शियम की कमी से होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। लीफ का मतलब पत्ती होती, तो पत्ती इसमें जल जाती है, आधी पत्ती आगे से जल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्कॉर्चिंग। वातावरण में क्लोरीन की अधिकता के कारण या क्लोरीन की विषाक्तता के कारण होता है। क्लोराइड की विषाक्तता मेन कारण, और दूसरा कारण है इसका पोटेशियम की कमी या पोटेशियम पोषक तत्वों की कमी। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये झुमका क्लस्टरिंग आया हुआ डबलएओ में। ये दोनों क्वेश्चन भी एससीएफ के एग्जाम में आए हुए आते रहते हैं कि जेली सीड और स्वप्नोज किस में होते हैं, तो ये छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन आते। ओके, सर मेरे गांव में किसान नींबू बोने थे, तो मैंने बोल दिया कि जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करो। अब मैं क्या ही बोलूं, तुमने बोला तो बढ़िया बोला, मैं जिम्मेदार नहीं उसके लिए। एक डॉक्टर बनने के लिए ना खाली किताब में दवाई पढ़ना ही काफी नहीं होता, सही नहीं? एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर चाहे पेड़ पौधों का हो चाहे इंसानों का हो। एमबीबीएस करने के बाद हर कोई डॉक्टर थोड़ी होता। एक डॉक्टर को 10,000 सैलरी देते हैं आजकल, नया नया एमबीबीएस होता है ना, 25-25 हजार के लिए तरस गए डॉक्टर। एमबीबीएस जैसे इंजीनियरों की हालत नहीं हुई थी पहले, आज एमबीबीएस वालों की हालत हो रही। अगर उसने अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस नहीं की है तो एमबीबीएस करते ही उनको कुछ नहीं, 20,000 रुपए में कोई नहीं रख रहा हॉस्पिटल वाला, उसको पीजी करनी पड़ रही। क्या करनी पड़ रही? उसको पीजी करने के लिए कंपटीशन लगता है वापस, और फिर वो पीजी कर रहे हैं। और पीजी करने के बाद में भी अगर अच्छे कॉलेज से अच्छी रेपुटेशन है और अच्छे डॉक्टर का साथ मिल गया, सीनियर डॉक्टर का, तो वो आगे चल करके अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। नहीं समझे? तो अच्छा डॉक्टर, अब आपने कोई दवाई पढ़ ली तो पढ़ के ही किसी को बताना ये नहीं रहता, उसमें कई चीजें लागू होती नहीं होती। डॉक्टर जितना पुराना होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, आपने पता देखा हो। कोई आदमी ज्यादा सीनियर होता है तो कभी कभी यार बूढ़ा हो गया ये, तो जितना बूढ़ा डॉक्टर उसकी वैल्यूएशन मार्केट में उतनी ज्यादा होती है। देखा तुम? सीनियर डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए, जिंदगी में कितने पेशेंट देखे उस, ये है। तो आप पहले खुद प्रयोग करो कोई दवाई का, अपने घर के नींबू के पेड़ पे छिड़कना, फिर दूसरे को बता, सही नहीं है? वो बड़ी बात हो जाएगी। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? वापस मेरे साथ रिपीट करो, बोलो। अंगूर, हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रोट, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। अमरूद, ब्रॉन जिंक, बोलो ब्रॉन जिंक, जिंक पिके। आंवला, फ्रूट नेक्रोसिस, इंटरनल ब्रेकडाउन। कौन सी वैरायटी में ये दिक्कत ज्यादा है? बहुत बढ़िया, बोलो। आम में ब्लैक काला, बोलो ब्लैक टेप, स्पॉन्जी टिश्यू, झुमका क्लस्टरिंग, जेली सीड, सॉफ्ट नोज, लीफ स्कॉर्चिंग।
जो वो स्टूडेंट बार बार 3 शब्द बोल रहा है, एक तो बोल रहा है वो संवेदनशील, आप लोगों में से भी नहीं पता तो वापस देख लेना, संवेदनशील, सहनशील, सहनशील अंतर बता रहा हूं, और एक है प्रतिरोधी। प्रतिरोधी पहले तो इनकी अंग्रेजी, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबल, ससेप्टिबल, सेंसिटिव, सेंसिटिव, या इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिजाइल या वल्नेरेबल, वल्नेरेबल। इसको हम लोग बोलते हैं सहनशील को टॉलरेंट, टॉलरेंट, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट। अब इनका मतलब हल्का फुल्का देख लो एक बार। इसका मतलब मैंने आपको जुकाम वाला उदाहरण दिया ना, वही पौधे में भी है। संवेदनशील का मतलब होता है जैसे किसी को जुकाम हो रहा है तुरंत हो जाता है, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ करके आधे किलोमीटर गया तब तक जुकाम हो गया। तो मतलब जो कमजोर है, सब पौधा भी कोई बीमारी आती है सबसे पहले उसमें लगेगी, उसको बोलते हैं अपन संवेदनशील, कमजोर। सहनशील का मतलब एक लिमिट, एक लिमिट तक उसको सहन कर लेगा, मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं है तब तक उसको दिक्कत नहीं होगी, सहन कर लेगा। पौधा भी ऐसा कोई बीमारी को सहन करेगा एक लेवल तक। प्रतिरोधी का मतलब जिसके अंदर दिक्कत नहीं है, जनरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उससे तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो मरेगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं ये पाले के प्रति प्रतिरोधी? बर्फ जम गया मार्केट में, सब जम गए तो वो पौधा थोड़ी जीवित रहेगा, मतलब एक बहुत ज्यादा हद तक जिसको वो सहन कर ले। रेजिस्टेंट का मतलब उसमें बहुत दिक्कत बहुत कम होती, ना के बराबर होती। तो संवेदनशील से धीरे धीरे ये दिक्कत जो है, ये दिक्कत कम हो रही है, मतलब सहनशीलता का कम उनके अंदर बढ़ रहा है। संवेदनशील ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कम होती है, ना के बराबर होती है। सही नहीं? ये है बस। कल अपन और अब धीरे धीरे और आगे बढ़ा करेंगे। अब थोड़ा टाइम टेबल तुम्हारा भी आने वाले टाइम पे मॉर्निंग में कर देंगे, ठीक है? उस बहाने तुम जल्दी उठ सकोगे।